संभावित मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक खत्म हो गई है। यह इस वक्त की ताजा खबर आ रही है। पीएम आवास से तमाम नेता निकल रहे हैं। तकरीबन 50 नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय पार्टी का न्योता दिया था। जिन जिन सांसदों को फोन पहुंचे थे वो प्रधानमंत्री आवास पर अब चाय पार्टी के बाद निकल रहे हैं और ये वो नाम हैं जिनका मंत्री बनना तय माना जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से अब प्रधानमंत्री आवास पर, क्योंकि चाय पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खत्म हो चुकी है, लिहाजा अब तमाम सांसद एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता ने हमें यह जानकारी दी कि तकरीबन 50 नेताओं को इस बैठक में, इस चाय पार्टी में शामिल होने का न्योता आया था। ये तस्वीरें आप देखिए, एक एक करके तमाम नेता अब चाय पार्टी से निकलते हुए, प्रधानमंत्री आवास से निकलते हुए। तमाम संभावित मंत्रियों को चाय पर बुलाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और खास बात यह है कि पीएम मोदी ने एक बार फिर इस मीटिंग में भी अपने संभावित मंत्रियों से यह कहा है कि वो 100 दिन के एजेंडे पर कैसे पूरा फोकस करें। और देखिए यूपी की क्या हिस्सेदारी होने वाली, इस पर बड़ी खबर आपको बता दें। यूपी में बीजेपी कोटे से 4 मंत्री रहेंगे। राजनाथ सिंह, जितेंद्र प्रसाद, पंकज चौधरी और बीएल वर्मा, ये वो नाम है जो कि सामने आए हैं यूपी से। अगर बात करें तो बीजेपी कोटे से 4 मंत्रियों के नाम निकल कर आ रहे हैं। राजनाथ सिंह पहला वो नाम, इसके अलावा जितेंद्र प्रसाद, पंकज चौधरी, ये वो नाम है जो कि बीजेपी से 4 बड़े नाम आ रहे हैं सामने। दिल्ली में बीजेपी की ओर से बताया जा रहा है कि कोटा से एक मंत्री बनाए जा सकते हैं और बिहार में भी इसी तरीके की सुगबुगाहट है। बीजेपी कोटा से हर्ष मल्होत्रा मंत्री होंगे, ये एक बड़ी खबर मिल रही है। तो देखिए, और बिहार से जो अहम खबर है वो ये कि बीजेपी कोटे से 2 मंत्री बनाए जा रहे हैं। पहला नाम गिरिराज सिंह का, जिन्हें रिटेन किया गया है। नित्यानंद राय भी मंत्री बनने जा रहे हैं। ये 2 नाम बिहार से बीजेपी के कोटे से। अब आ जाते हैं जेडीयू के कोटे पर। जेडीयू कोटे से भी 2 मंत्री बनाए जा रहे हैं। लल्लन सिंह और रामनाथ ठाकुर बनाए जा रहे हैं मंत्री। इसके अलावा एलजेपी-आर से चिराग पासवान को मंत्री बनाया जा रहा है और एलजेपी-आर 5 सीटों पर लड़ी, 5 सीटें जीती। चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा हम से जीतन राम मांझी भी मंत्री बनेंगे। और देखिए झारखंड से अगर बात की जाए तो झारखंड में बीजेपी कोटे से एक मंत्री बनाया जा रहा है। कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी मंत्री होंगी। तो झारखंड से यह खबर आपको बता दें, बीजेपी कोटे से एक मंत्री बनाया जा रहा है। जो नाम है वो कोडरमा से सांसद चुनकर आई अन्नपूर्णा देवी का नाम सामने आ रहा है। और एक और बड़ी खबर है, एमपी में बीजेपी कोटे से 2 मंत्री बनाए जाने की खबर सामने आ रही है। शिवराज और सिंधिया बनेंगे मंत्री, ये जानकारी मिल रही है। और अब आ जाते हैं महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र में बीजेपी के कोटे से 2 मंत्री बनाए जा रहे हैं। नितिन गडकरी और रक्षा खडसे बनेंगे मंत्री। शिवसेना शिंदे गुट से 1 और आरपीआई से 1 मंत्री बनाया जा रहा है। आरपीआई से रामदास आठवले का नाम हमने आपको पहले ही बताया। वहीं शिंदे की पार्टी से प्रताप राव जाधव को मौका दिया गया है। एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना से ये एकमात्र सांसद हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में मौका दिया गया है और आरपीआई से रामदास आठवले मंत्री बनेंगे। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, अब बहुत हद तक क्लैरिटी नजर आ रही है। मोदी 3.0 की शक्लो सूरत क्या होगी, मंत्रिमंडल का चेहरा, कौन कौन से नेता बनने जा रहे हैं, बहुत हद तक क्लियर हो गया है। कुछ खास नाम जो सामने आए? जी बिल्कुल, आपने जो नाम गिनाया उसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं जो आज चाय पार्टी में मौजूद थे। लगभग 50 के पार ये सूची पहुंचती हुई दिख रही है, जो कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ लेने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने सबको यही कहा है कि जो विकसित भारत का संकल्प है जो हमने तय किया है उसको आप लोग पूरा करिए। जो भी मंत्रालय मिलेगा आपको उसको आप मन लगाए काम करिए। कुछ पेंडिंग का काम रह गया आपके मंत्रालय में आपके पूर्व मंत्री का, तो उसको भी पूरा करिए। और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देने के लिए कहा है कि जो 100 दिन का एजेंडा है जो
प्रधानमंत्री ने चुनाव के ऐलान के पहले ही सभी मंत्रालयों को तैयार करने के लिए कहा था, तो प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि 100 दिन का एजेंडा और 5 साल का रोड मैप जो आपके मंत्रालय का, उस पर काम करिए, कार्यकर्ताओं के और जनता के हित में फैसले लीजिए, उनको आप प्रायोरिटी दीजिए। और हम आपको बता दें कि जो मंत्रियों की सूची आई है उसमें जो है, जो हमको नजर आया है, क्षेत्रीय संतुलन साधा गया है, सियासी संतुलन साधा गया है और कई ऐसे नाम हैं जो पहली बार बने हैं। और उस समाज, जिस समाज के वोट बीजेपी कुर्मी समाजों, पासी समाजों जैसा लगा है कि अगर वो वोट छिटके हैं तो उनको भी प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। एक कमलेश पासवान जो कि पूर्वांचल से आते हैं, बांसगांव से सांसद हैं, उनको भी हमने अभी प्रधानमंत्री के निवास से निकलते हुए देखा। तो यानी कि पासी समाज के वोट जो यूपी के कई सीटों पर छिटके हैं तो उनको भी एड्रेस करने की कोशिश है। साथ ही साथ जहाँ जहाँ चुनाव होने वाले, जिन राज्यों में 3 से 4 राज्यों में चुनाव होने वाले इसी साल, तो उनको भी ध्यान में रखा गया, उस राज्यों को भी ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है आज की सूची में। ठीक है, तो आनंद प्रकाश आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है अजित पवार गुट की तरफ से। दिल्ली में अजित पवार गुट की बैठक इस वक्त चल रही है। जो जानकारी आ रही है, मंत्री पद नहीं मिलने से नाराजगी की खबर है। बैठक में अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, धनंजय मुंडे, छगन भुजबल शामिल हैं। देवेंद्र फडणवीस भी अजित पवार से मिलकर निकले हैं, ये खबर आ रही है। सुनील तटकरे के आवास पर चल रही है बैठक, लेकिन बड़ी खबर यह कि अजित पवार गुट में नाराजगी में देखने को मिल रही है। शिवांग माथुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवांग, क्या जानकारी नाराजगी को लेकर? देखिए, मंत्री पद नहीं मिला है, इस वजह से नाराजगी की बात सामने आ रही है। सुनील तटकरे जो सांसद हैं लोकसभा के, उनके घर पे ये बड़ी बैठक चल रही है। यहाँ पे प्रफुल्ल पटेल हैं, धनंजय मुंडे हैं, छगन भुजबल हैं और एनसीपी के तमाम दूसरे नेता हैं, जिनको ये उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री कार्यालय से उनको भी शपथ के लिए फोन आएगा और साथ में उनको जो टी पार्टी आज 11:30 बजे शुरू हुई उसमें न्योता मिलेगा, लेकिन न्योता नहीं आया, कोई टेलीफोन नहीं आया, जिसके बाद नाराजगी की खबरें सामने आई। देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के बड़े नेता बीजेपी के, वो दिल्ली में हैं, वो मिलने के लिए कुछ देर पहले पहुंचे थे। हमने उनसे कई सवाल पूछे इस मीटिंग को लेकर, नाराजगी को लेकर, उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब देने से मना कर दिया। और जितने भी दूसरे नेता फिलहाल यहां से निकले हैं, चाहे वो सुनील तटकरे हों या छगन भुजबल या अजित पवार, किसी ने भी मीडिया से इस वक्त बात करना उचित नहीं समझा है। कुल मिलाकर जिस तरीके की चिंता, जिस तरह की शिकन उनके चेहरे पे देखी गई है, उससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं नाराजगी बहुत ज्यादा है। हालांकि जो प्रदर्शन रहा है महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी अजित पवार का, वो कोई बहुत खासा प्रदर्शन नहीं रहा, केवल एक ही सीट हासिल कर पाए। ऐसे में प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई फोन ना आना और इस दौर में, इस बीच में कोई बातचीत ना होना कई तरह के संकेत भी देता है। और राजनीतिक तौर पे आज का दिन जितना महत्वपूर्ण है, ऐसे में टेलीफोन ना आना, चाय पे ना बुलाना, कहीं ना कहीं एनसीपी और बीजेपी के बीच जो इस वक्त चिंता की एक लकीर खींची हुई नजर आ रही है, उसको इस मीटिंग के जरिए दर्शाया जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका शिवांग इस पूरी जानकारी के लिए। तो अजित पवार गुट में नाराजगी क्योंकि कोई भी मंत्री नहीं बनाया गया। हालांकि आपको बता दें कि एक ही जो सांसद है वो अजित पवार गुट से चुनकर आए। एक और बड़ी खबर है, गुजरात से बीजेपी कोटे के 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अमित शाह, और बताया जा रहा है कि मांडविया होंगे मंत्री। सीआर पाटिल को भी मौका मिल सकता है। और आइए अब आ जाते हैं हरियाणा पर, जहां पर इस बार बीजेपी की परफॉर्मेंस उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। 5 सीटें बीजेपी हारी। हरियाणा में बीजेपी कोटे से 2 मंत्री बनाए जा रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर और राव इंद्रजीत बनेंगे मंत्री। मनोहर लाल खट्टर जो कि करनाल से जीत कर आए हैं और राव इंद्रजीत जो कि गुरुग्राम से जीत कर आए हैं। और वहीं उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड से भी खबर आ रही है। उत्तराखंड में बीजेपी कोटे से एक मंत्री बनाया जा रहा है, तो उत्तराखंड को कैसे हिस्सेदारी मिल रही है नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में, ये आप जान लीजिए। अल्मोड़ा से सांसद अजय टम्टा को मंत्री बनाया जाएगा, जो जानकारी सामने आ रही। तो उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो बीजेपी कोटे से एक मंत्री बनाया जा रहा है। अल्मोड़ा से सांसद अजय टम्टा मंत्री बनेंगे, जो जानकारी मिल रही है। राजस्थान से बड़ी खबर है, बीजेपी कोटे से 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अर्जुन राम मेघवाल का नाम सामने आ रहा है और साथ ही भागीरथ चौधरी होंगे मंत्री। और आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। आनंद, राजस्थान में बीजेपी कोटे से 2 मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं जो कि शपथ ले सकते हैं, इनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है?
जी, भागीरथ चौधरी जिनका नाम लिया आपने, ये अभी सांसद तो ही है, लेकिन अभी जो विधानसभा का चुनाव था राज्यसभा में, राजस्थान में, वहाँ वो चुनाव हार गए थे। बावजूद इसके इन पे भरोसा किया पार्टी ने, और इसकी वजह ये है कि बहुत ही मिलनसार आदमी है और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये सर्वसुलभ है। यही वजह कि इनको फिर से मौका दिया गया है इस बार मोदी कैबिनेट में। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि लगभग जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है। बस 2-4 जो सांसद हैं वो बस अंदर बचे हुए, बाकी ये पूरी बैठक है खत्म हो चुकी है। और जैसा कि आपने बताया, न सिर्फ राजस्थान में बल्कि मध्य प्रदेश में भी देखिए, एक महिला को मौका दिया गया है। उसके अलावा सुधीर गुप्ता है जो कि पहले के भी सांसद रह चुके हैं, उनको भी इस बार मौका दिया गया है। और साथ ही साथ गुजरात की आपने बात की, CR पाटिल जो कि अब तक संगठन काम देखते रहे, प्रदेश अध्यक्ष है, उनको आज बुलाया गया। यानी कि आप ये सोचिए कि JP नड्डा जो कि BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनके कार्यकाल को जून तक एक्सटेंड किया गया था। यानी कि नया BJP का अध्यक्ष मिलने वाला है, वो नई टीम बनाएगा। यानी कि CR पाटिल जो गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष है, अब एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है BJP के अंदर, तो CR पाटिल को भी अब अपनी जो प्रदेश अध्यक्ष का पद है वो छोड़ना पड़ेगा। हालांकि ये सब होगा जब BJP के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा और जब वो अपनी नई टीम बनाएंगे। अच्छा आनंद, एक बात बताइए, रवनीत सिंह बिट्टू के पास फोन आया, थोड़ा चौंकाने वाला नाम इसलिए क्योंकि 3 बार सांसद चुने गए रवनीत सिंह बिट्टू, लेकिन कांग्रेस पार्टी से BJP में आते हैं, अपनी सीट हारते हैं, उसके बावजूद भी PMO से कॉल आई, क्यों? जी देखिए, उनको राज्यसभा भेजा जाएगा और उनको मंत्री इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आपको पंजाब में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हरदीप पुरी ठीक है, आपके सांसद हैं, उनको आप मंत्री बना रहे हैं, लेकिन हरदीप पुरी की एज 73-74 साल हो गई है। और अगर ग्राउंड पे अगर आपको काम करना है, BJP को हम मजबूत करना है, तो रवनीत बिट्टू से बेहतर आपके पास चेहरा नहीं हो सकता। रवनीत बिट्टू न सिर्फ एक्टिव है, ठीक है। आनंद प्रकाश पांडे आपको रोक रहे हैं। आने वाले दिनों में सारी बातें सामने आएंगी। तो देखिए, चिराग पासवान को आप सुन रहे थे, जिनको आज फोन आया और अभी अभी वो चाय पार्टी से बाहर निकले हैं PM आवास से। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, PM की बैठक को लेकर सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर है। संभावित मंत्रियों को PM ने एजेंडा बता दिया है। PM ने 100 दिन के एजेंडे पर चर्चा की है। 100 दिन का क्या कामकाज होगा, इस पर सब कुछ तैयार रखने के लिए कहा गया है। 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य भी इसमें रखा गया। बैठक में PM ने रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, वो सभी नाम, वो सभी संभावित मंत्री जिनको फोन आया, और ये देखिए वो सभी चेहरे इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री सभी से बात कर रहे हैं, उन सभी को संबोधित कर रहे हैं। एक एक वो नाम जो कि हमने आपको बताया, वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या तमाम जो नाम है। करीब बताया जा रहा है 50 की संख्या में अलग अलग नेताओं को, सांसदों को फोन आया, जो प्रधानमंत्री के साथ उनके आवास पर चाय पार्टी पर चर्चा के लिए पहुंचा। और तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और इसके अलावा क्या कहा गया है इसमें, जो प्रधानमंत्री की तरफ से निर्देश दिया गया, प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत का रोड मैप तैयार करने की बात कही है। इसके अलावा 100 दिन के कामकाज पर किस तरह से आगे बढ़ना, यह सब कुछ कहा गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए एक एक चेहरे पर गौर कीजिए। मोदी 3.0 की शक्ल सूरत कैसी होगी आपको अंदाजा हो जाएगा। जितिन प्रसाद आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं, पीलीभीत से पहली बार चुनकर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं, विदिशा से बम्पर मार्जिन के साथ इन्होंने जीत हासिल की है। धर्मेंद्र प्रधान देखिए तस्वीरों में, जिनके बारे में चर्चा थी कि ओडिशा का इन्हें मुख्यमंत्री तो इस बार नहीं बनाया जाएगा, यह भी क्लियर हो गया कि ऐसा नहीं होने जा रहा है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये तमाम चेहरे तो हैं ही, क्योंकि वित्त मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो, गृह मंत्रालय हो, विदेश मंत्रालय हो, ये BJP के पास ही रहने वाला है। जयंत चौधरी हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, RLD के वो मंत्री बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा HD कुमारस्वामी को हम तस्वीरों में देख रहे हैं, उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, अब अंदर की तस्वीरें सामने आ गई हैं और इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि बाकायदा नरेंद्र मोदी की तरफ से अपने तमाम संभावित मंत्रियों को एक प्रेजेंटेशन दिया गया है, जिसमें 2047 की बात की गई है, 100 दिन के एजेंडे पर बात की गई है। जी बिल्कुल, आप तस्वीरों में आप दिखा रहे हैं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उनके जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, जिनके साथ वो शपथ लेने जा रहे हैं, उनको कैसे ब्रीफ करें, उनको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री उनको ये बता रहे हैं कि एक मंत्री के तौर पे मेरी आपसे क्या उम्मीद है। साथ ही साथ जो एजेंडा हमने आपके सामने रखा है, वो सरकार का जो एजेंडा है वो आपका भी एजेंडा है, और आप ही के जरिए जनता की जो उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं, उसको पूरा करना है।
2047 तक विकसित भारत बनाना है। प्रधानमंत्री बार बार कहते रहे, नए मंत्रियों को टारगेट दिया गया कि अभी इस एजेंडे में लग जाइए। और शपथ लेते ही प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे आपको पोर्टफोलियो मिलेगा आप अपने मंत्रालय की 100 दिन की जो कार्य योजना है उसमें जुट जाइए। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने जब चुनाव के पहले कहा था कि 5 साल का रोड मैप भी तैयार करने को उन्होंने कहा था हर मंत्री को, हर मंत्रालय को, तो वो 5 साल का जो रोड मैप है उसको भी प्रधानमंत्री ने कहा कि उसमें भी आज जुट जाइए। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि जनता ने एनडीए को बहुमत दिया है, एनडीए के साथ जनता है, तो आप जो भी अगर सीटें कम हुई है तो उसकी निराशा में मत पड़िए, आप पूरे जोश के साथ जनता के हित में, देश हित में काम करने में जुट जाइए। जो भी मंत्रालय आपको मिले, जैसा भी मंत्रालय मिले, आप ये मत सोचिए कि वो अच्छा है, कम है या बड़ा है, आप उसमें जुट जाइए। आपका सिर्फ और सिर्फ काम ये होना चाहिए कि जनता का हित कैसे करें और देश हित कैसे करें। जी अच्छा, एक बड़ी खास बात है आनंद प्रकाश, देखिए नाम तो हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन जितनी संख्या में नाम निकल कर आए उससे अच्छी खासी ज्यादा संख्या में जो सांसदों की संख्या इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ उनके आवास में जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर कितनी संख्या में संभावित मंत्री आज शपथ ले सकते हैं, क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, प्रधानमंत्री के साथ अगर हम जो मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्रियों को जोड़ दें तो लगभग 50 के आसपास से सूची पहुंच रही है। हालांकि जो टोटल स्ट्रेंथ होती है लोकसभा की 543, उसके 15% जो उसकी संख्या होती है उतना ही मंत्री बना सकते हैं, यानी कि 81 मिनिस्टर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना सकते हैं। लेकिन 50 से 55 मंत्री जो हमें जानकारी मिली उतने बनाए जा सकते हैं, क्योंकि उतने मंत्री लगभग अंदर थे। और बाकी बहुत सारे पोर्टफोलियोज होते हैं, मंत्री पद होते हैं, उसको खाली रखा जाता है ताकि अगर भविष्य में अगर मंत्रिमंडल के विस्तार की जरूरत पड़ती है, नए सहयोगी बनते हैं तो उनको एकोमोडेट किया जा सके। तो 50 से 55 का आंकड़ा हमें नजर आ रहा है, जो हमने तस्वीरों में, वीडियो में और जितने यहाँ पर अंदर आए थे जो अंदर बाहर जो निकले हैं अंदर से, उनकी संख्या के हिसाब से हमें लग रहा है कि 50 से 55 के आसपास जो है मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ ले सकते हैं। बिल्कुल। और थोड़ी देर पहले आनंद हम अभी जिक्र कर रहे थे सीआर पाटिल के नाम का। सीआर पाटिल भी हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस बार प्रमोशन की तैयारी है, मंत्रिमंडल में वो शामिल होने जा रहे हैं, ये तय होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा एक और चेहरा मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल अपना दल की अध्यक्ष हैं, मिर्जापुर से जीत की हैट्रिक लगाई है, उन्हें भी मंत्रिमंडल में मौका फिर मिल रहा है, यानी एक तरह से उन्हें रिटेन किया गया है। रवनीत सिंह बिट्टू हम जिनका जिक्र कर रहे थे, 3 बार सांसद रहे, कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में आए, लुधियाना से चुनाव लड़ा, चुनाव हारे, लेकिन पंजाब का रिप्रेजेंटेशन सही नजर आए इसलिए उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 दिन के एजेंडे को एक बार फिर सामने रखा है तमाम संभावित मंत्रियों के, और उन्हें यह बताया गया है कि 100 दिन के एजेंडे पर आगे काम कैसे करना है, मिशन 2047 पर काम कैसे करना है, इसकी एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज सभी नेताओं को दी गई है। अंजलि, तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ बैठक की है और आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, ये जो वीडियो हम दिखा रहे हैं, जो एक बैठक करके नरेंद्र मोदी ने संभावित मंत्रियों के साथ जो बातचीत की है, ये जो चेहरे हम देख रहे हैं, लगभग ये कंफर्म है क्या कि आज ये सभी शपथ ले रहे हैं नरेंद्र मोदी के साथ? जी बिल्कुल, ये कंफर्म है कि जितने तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये सब के सब आज शाम को आपको 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में नजर आएंगे, जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शपथ लेंगे, पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। और जिन जिन को मंत्री बनना, उन्हीं को सिर्फ आज बुलाया गया था इस चाय पार्टी के लिए। चाय पार्टी खत्म हो चुकी है, लगभग 45 मिनट ये चाय पार्टी चली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको संबोधित किया, सबको अपने संबोधन दिया। एक नेता के नाते, प्रधानमंत्री के नाते अपने मंत्रियों से उनको क्या उम्मीद है, ये प्रधानमंत्री ने बिल्कुल, और वो निर्देश भी दिया गया। लेकिन एक बात बताइए आनंद प्रकाश, कि जो जानकारी आ रही है कि बीजेपी अपने पास जो टॉप 4 मंत्रालय, चाहे उसमें वित्त हो, गृह हो, रक्षा हो या फिर विदेश मंत्रालय, वो अपने पास रखेगी, ये जानकारी आ रही है। लेकिन खास तौर पर जो बाकी नाम निकल कर आ रहे हैं, जो बीजेपी के बड़े एलाइज है, बड़े सहयोगी, टीडीपी है, जेडीयू है, तमाम जो सांसद हैं, उनके पास क्या जा सकता है संभावित तौर पर, यह भी कुछ पता चल पा रहा है अभी? जी देखिए, जो आपने 4 बड़े मंत्रालयों के नाम बताए, उनके अलावा कृषि हो, रेल हो, ये मंत्रालय जो है ये भी बीजेपी अपने पास रखेगी।
उसकी वजह यह है कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में बीजेपी ने जो आधारभूत संरचना से जुड़े हुए जो मंत्रालय होते हैं उनमें अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है, ह्यूमन रिसोर्स इन्वेस्ट किया है और फंड इन्वेस्ट किया है, वो रेलवे हो, रोड हो, कृषि हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि रेलवे लगातार सहयोगियों के पास रहा, इसके पहले की सरकारों में भी तो रेलवे का बंटाधार हुआ, नई नई ट्रेनें चली, नए नए स्टॉपेज बने, लेकिन जो मूलभूत काम होते हैं, पटरियों की मरम्मत हो या पटरियों को बनाया जाना हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, ये काम बिल्कुल नहीं हुआ। जो भी मंत्री आया है, जो सरकार आई, उन्होंने ट्रेन की संख्या बढ़ा दी और साथ ही स्टॉपेज बढ़ा दिया, लेकिन आधारभूत जो उसकी ज़रूरत है उसको पूरा नहीं किया। लेकिन 10 साल में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उन्होंने जो आधारभूत जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं मंत्रालय की या मंत्री की, उस पर काम करने के लिए अपने मंत्रियों का उस पर काम भी हुआ था। ऐसे में अगर आप सहयोगियों को दे देंगे तो उससे जो है आपका जो आपने जो रफ्तार पकड़ी है वो रुक जाएगी। तो ऐसे में आपने बात की सहयोगियों की, तो इसके लिए स्टील है, फूड प्रोसेसिंग है, फूड मिनिस्ट्री है, ऐसे जो मंत्रालय है, माइटी है, ऐसे मंत्रालय सहयोगी दिए जा सकते हैं। माइटी का मैंने नाम इसलिए लिया कि आईटी मिनिस्ट्री जो है, चूँकि टीडीपी इसको चाह रही है, टीडीपी ने एक यंग जो है लगभग 36-37 साल के हैं, उनको मंत्री के लिए नाम भेजा, राम मोहन नायडू का जो अंदर थे। और चंद्रबाबू नायडू ये चाहते भी है कि आपको याद होगा कि हैदराबाद साइबराबाद यहाँ पे आईटी का हब था जब चंद्रबाबू नायडू इसके पहले मुख्यमंत्री थे। तो माइटी वो चाहेगी, यानी माइटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री वो चाहेगी। लेकिन बाकी जो मंत्रालय है, जो भारी भरकम मंत्रालय हो, जो कि आगे विजन से रिलेट करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उससे कभी भी नहीं। देखिए आनंद, ये सवाल इसलिए पूछ रहा था मैं, ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा था क्योंकि कल केसी त्यागी का बयान आपने भी सुना। उनकी तरफ से ये तक दावा किया गया और बोला कि उनके पास फोन की रिकॉर्डिंग भी है कि इंडिया अलायंस की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री तक का ऑफर मिला था। तो ऐसा लग रहा है कि जो बड़े अलायंस हैं, क्या वो एक अच्छी खासी बार्गेनिंग भी करना चाहते हैं क्या पोर्टफोलियो को लेकर? अरे नड्डा नहीं है विजुअल में, भूपेंद्र यादव है। बार्गेनिंग करने की तो हर जो दल है, जो सहयोगी दल है, अगर वो जानता है कि भाई उसके भरोसे ही सरकार अब चल रही है तो बार्गेनिंग वो जरूर करेगा, वो भारी भरकम मंत्रालय चाहेगा। लेकिन अगर आप केसी त्यागी की बात कर रहे हैं तो आपको नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज देखनी चाहिए। जब एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई थी तो जो उन्होंने कहा, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो साफ बता रही थी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फैसला कर लेंगे उसको नीतीश कुमार मानेंगे। और वैसे भी नीतीश कुमार की प्रायोरिटी अभी केंद्र नहीं, केंद्र से ज़्यादा उनकी प्रायोरिटी है कि राज्य बिहार, यानी कि बिहार में मुख्यमंत्री बने रहे और बिहार को केंद्र से ज़्यादा फंड मिले। और यही प्रायोरिटी जो है चंद्रबाबू नायडू की भी है। चंद्रबाबू नायडू को ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र से आर्थिक सहायता चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने अमरावती को लेकर जो उनका जो सपना था, और साथ ही साथ जो राज्य की तमाम जो ज़रूरतें हैं, आर्थिक ज़रूरतें, उसके लिए उनको फंड चाहिए। तो ऐसे में उनकी प्रायोरिटी जो है केंद्र में भारी भरकम मंत्रालय से ज़्यादा स्टेट को लेकर है, और वो चाहेंगे कि केंद्र सरकार से, मोदी से उनके संबंध बिल्कुल। और आनंद मुझे तो याद आ रहा है जो आपने खबर दी थी कि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि इस बार बहुमत के आंकड़े को नहीं टच कर पाई है, दो बड़ी पार्टियां टीडीपी और जेडीयू के सहारे वो है इस बार, अगर उसे सरकार चलानी है, लेकिन फिर भी वो समझौता करने के मूड में नहीं है। मतलब एनडीए के जो घटक दल हैं उनका रिप्रेजेंटेशन तो सरकार में सही तरीके से दिखेगा, लेकिन अगर वो बार्गेनिंग पावर अपनी दिखाने की कोशिश करते हैं तो उनके आगे समर्पण भी नहीं किया जाएगा। अब जो मंत्रिमंडल का चेहरा नजर आ रहा है उससे ये बात प्रूव भी होती नजर आ रही है। आनंद, बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने खुद कहा, आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था अभी कि मैं कभी दबाव में काम नहीं करता, ना मैं दबाव में आता हूँ। तो ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि आप नरेंद्र मोदी को दबाव में ले आएंगे सरकार के गठन के पहले या सरकार के गठन के बाद, तो ये आपको मतलब उनका 10 साल का रिकॉर्ड देखा जाए या फिर गुजरात का रिकॉर्ड देखा जाए तो ये संभव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही करेंगे जो देश हित में होगा। और रही बात भारी भरकम मंत्रालय की, अगर नीतीश कुमार खुद यहाँ सांसद बन के आए होते, अगर वो मंत्री बन रहे होते तो उनको रेल मंत्रालय दिया जा सकता था। चंद्रबाबू नायडू और खुद सांसद बन के आए होते और वो मंत्री बन रहे होते तो उनको भारी भरकम मंत्रालय, ये जो टॉप के 4 मंत्रालयों में देने के बारे में सोचा जा सकता था। लेकिन आपकी पार्टी का कहीं ऐसा लिखा नहीं है, या प्री पोल अलायंस है उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि हम जीत के आएंगे तो हमें यही मंत्रालय चाहिए। तो जाहिर तौर पर ये काम करने का तरीका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ये बात सहयोगियों को भी अच्छी तरह पता है। चंद्रबाबू नायडू है, नीतीश कुमार, उन्होंने कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि हमको ये मंत्रालय चाहिए, हमको भारी भरकम मंत्रालय चाहिए। इस वीडियो में जो मंत्री नजर आ रहे हैं, कई चेहरे जाने पहचाने आनंद, लेकिन हम ब्रेकिंग न्यूज भी चला रहे हैं कि 5 नए चेहरे इसमें शामिल हैं। हम चाहेंगे एक बार फिर से उन 5 नए चेहरों का नाम आप बता दें जो मोदी कैबिनेट का इस बार हिस्सा होंगे। देखिए, इसमें बहुत सारे चेहरे नज़र आ रहे हैं जो नए हैं। और कमलेश पासवान की बात करें, कमलेश पासवान नए हैं इसमें, जीतन राम मांझी इसमें नए हैं। उसके अलावा जितिन प्रसाद नए हैं जी। खैर हमें जो इसमें नज़र आ रहा है,
SD कुमारस्वामी पहली बार नए हैं अगर मोदी मंत्रिमंडल की बात करें तो, जी राम मोहन नायडू नए हैं, चंद्रशेखर नए TDP से, ऐसे बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो नए हैं। बिल्कुल आनंद, और ये वो नाम है जो कि इस वक्त पहली बार किस तरह से नरेंद्र मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे, नए नाम है। लेकिन एक बात बताइए, अभी हमने खबर दिखाई आनंद प्रकाश की किस तरह से जो अजित पवार गुट है, कोई कॉल उनको नहीं गया, इससे एक नाराजगी देखने को मिल रही। क्यों कहा यह भी जा रहा है कि भाई कोई खास संख्या भी नहीं आई है, एक की संख्या उनके पास है सांसद की। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें, जीतन राम मांझी जो बिहार से आते, गया से जीत कर आए हैं, उनको बाकायदा फोन आया, उनको मंत्री पद दिया जा रहा है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्या यह आगे आने वाले वक्त में तूल पकड़ सकता है? क्या यह एक विषय बन सकता है? देखिए, शिवसेना शिंदे की जो पार्टी है उसके 7 सांसद हैं, उनको एक मंत्री पद मिला है, और एनसीपी जो अजीत पवार का गुट है उनका सिर्फ एक सांसद है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर उनको राज्य मंत्री देने की कोशिश की गई होगी। वो अपने लिए 2 मंत्रालय चाहते हैं, लेकिन पहले तय कर दिया था कि एक मंत्री देने के लिए इनिशियल बातचीत हो गई थी, बीजेपी भी तैयार थी। लेकिन प्रफुल्ल पटेल, क्योंकि हो सकता है कि प्रफुल्ल पटेल को मंत्री बनाना चाहते हो तो उनके लिए बड़ा मंत्रालय चाहते हो, इसलिए हो सकता है बात ना बनी हो। लेकिन अभी गुंजाइश है, जो हमने जैसे कि हमने कहा कि लिमिट जो है प्रधानमंत्री को लेकर 81 मंत्री बन सकते हैं। तो ऐसे में आज 50 से 55 मंत्री बन रहे हैं, आगे अभी गुंजाइश है। और हो सकता है कि अगर अजीत पवार अपने साथ कुछ और तोड़ के सांसद ला सके अपने चाचा की पार्टी से, तो हो सकता है और की बात बन सकती है। लेकिन नाराजगी की बात अभी हम नहीं कह सकते जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाता। लेकिन हाँ, ये जरूर शुरुआती जो बात, जब संभावनाओं पर ही हम बात कर रहे हैं, अब देखिए ये तो हकीकत है ना आनंद की, जैसी की उम्मीद थी वैसे अजित पवार इस बार परफॉर्म नहीं कर पाए महाराष्ट्र में। सिर्फ एक सीट उनके सांसद ने जीती, उनका नाम है सुनील तटकरे। क्या ऐसे में संभावना इस बात की भी है कि अगर उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाता तो बैक टू पवेलियन भी हो सकता है मामला? देखिए, राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अजीत पवार के पास अभी ऑप्शंस कम है बैक टू पवेलियन के लिए। तो जिस तरह से उन्होंने लकीर खींची हुई अपने चाचा के साथ, तो सिर्फ उनका फैसला नहीं होगा बल्कि उनकी पार्टी का फैसला, और पार्टी को फैसला करना पड़ेगा। जितनी बुरी परफॉर्मेंस उनकी रही है इस चुनाव में उम्मीदों के खिलाफ, तो जाहिर तौर पर वो सोच तो जरूर रहे होंगे, ड्राइंग रूम में उनको जाना पड़ेगा, अपने सहयोगियों से बात करनी पड़ेगी। लेकिन वो मराठा है, और जब आपने कदम आगे बढ़ा लिया तो आप तुरंत कदम पीछे नहीं खींचो, क्योंकि उनका आरोप ये भी लगेगा कि आपको केंद्र में आपको मंत्री नहीं बनाया गया, आपकी पार्टी को जगह नहीं दी, इसलिए वापस आ गए, और किस मुंह से गए थे किस मुंह से आए। तो ऐसे में राजनीति के साथ साथ उनको अपनी जो पद है, गरिमा है, वो भी देखना पड़ेगा। जाहिर तौर पर बातचीत होगी, तो है, आगे हो सकता है कुछ रास्ता निकल सके। ठीक है आनंद, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, और लगातार बड़ी खबर भी सामने आ रही है। देखिए, एक और बड़ी अपडेट सामने आई, वो भी आपको बता दें। टीडीपी के राम मोहन नायडू मोदी सरकार में मंत्री बनेंगे। TV9 भारतवर्ष से बातचीत में उन्होंने आंध्र प्रदेश की जो प्राथमिकताएं हैं वो गिनाई। प्राथमिकताएं क्या होंगी, क्या प्रेफर करेंगे आप? पोर्टफोलियो का तो कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है। अगर सोच की बात आती है तो जरूर आंध्र के लिए जो बेनिफिट रहेगा और हमारे जो कंट्रीब्यूशन देश के लिए जो रह सकता है, कोई भी पोर्टफोलियो चैलेंज के साथ लेकर हम काम करेंगे। आंध्र के लिए क्या प्रायोरिटीज तय की हैं आपने? अगर सबसे पहले अगर आपको मंत्री पद मिलता है, क्या करना चाहेंगे, किस फील्ड में काम? जिस तरह से 5 साल पुराने सरकार ने काम किया है, हमें तो लगता है कि हर डिपार्टमेंट ही हमें जरूरत है। तो ये सिर्फ क्या मंत्री हमें मिलने वाला ऐसा नहीं है कि एनडीए में होने के बाद हम सारे मंत्रियों का मदद हम लेना चाहेंगे, उसमें से हमें जो कुछ भी मिलेगा तो उसको पूरी तरह से। कैपिटल सिटी अमरावती एक बड़ा मुद्दा रहा है, इस बार लगता है कि वो कंप्लीट हो? हाँ जी, जरूर कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि उसी के वजह से हमें अच्छा मैंडेट मिला है। पोलवरम नेशनल प्रोजेक्ट है, उसको कंप्लीट करना चाहिए, रेलवे जोन मिलना चाहिए, और ऐसे बहुत सारे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को लेकर। तो सबको न्याय करने के लिए हम कोशिश करें। स्पेशल पैकेज इज आल्सो द रिक्वायरमेंट। डेफिनेटली एड इज रिक्वायर्ड फॉर आंध्र प्रदेश, तो उसके ऊपर भी हम मांग को आगे रखेंगे, और हमें विश्वास है कि मोदी जी हमारे साथ रहेंगे। और देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बताएं, आरपीआई नेता रामदास आठवले को भी मंत्री बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने तीसरी बार मौका दिया है। आठवले ने कहा कि उनकी पार्टी ने बीजेपी को दलित वोट दिलाने का काम किया। तो मुझे बहुत बड़ा आनंद है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके मंत्रिमंडल में तीसरी बार मुझे मौका दिया है। मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है, और इस पार्टी ने लगातार 10 सालों से मोदी जी का समर्थन दे दिया है। तो दलित जनता को बीजेपी के साथ लाने का काम हमने किया है। मैंने लगातार 8 सालों में मैंने मोदी जी का जो समर्थन किया था, मोदी जी ने जो डेवलपमेंट का काम किया है वो लोगों के सामने रखा था,
और संविधान बदलेगा ये जो गलत प्रचार है उसको भी हमने दलित समाज में जाकर उनको समझाया था। तो कुछ गलत फहमी जरूर हुई थी, लेकिन दलित वोट भी मतलब इंडिया को मिला है, बीजेपी को मिला है। और मुझे आनंद है, मेरे समाज को आनंद है कि मोदी साहब ने मुझे तीसरी बार मौका दे दिया है। पिछली बार सामाजिक न्याय मंत्रालय में थे आप, इस बार कोई मंत्रालय की चॉइस है आपकी या आपको लगता है कि उसी को कंटिन्यू करना चाहिए? मुझे लगता है कि जो भी मंत्रालय दे देंगे वो मैं संभालूंगा। मतलब मुझे अनुभव है काम करने का गरीबों का, तो इसीलिए मुझे जो भी मंत्रालय दिया जाएगा वो मंत्रालय का मैं काम करता रहूँ। और देखिए, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे और जेडीयू सांसद रामनाथ ठाकुर को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलने जा रही है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। अब आप शपथ लेने जा रहे हैं, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी बिहार के लिए, क्या कुछ कहना हमको जो विभाग मिलेगा उसमें देखेंगे। प्रधानमंत्री का है वो विभाग देने का विशेषाधिकार है, वो देंगे। उसमें हम कोशिश करेंगे कि बिहार को कितनी उन्नति हो सके, कितनी प्रगति हो सके और पूरे देश में। इसी वर्ष हमने देखा था कि आपके स्वर्गीय पिताश्री को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, अब आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, खुशी दुगनी हो गई? हाँ, खुशी तो है ये, जो जिम्मेदारी पार्टी के मिलती है उस पार्टी को, यही हमरे वाला नालंदा। देखिए, यहाँ पर बधाइयों का जो तांता है वो लगा हुआ है। बिहार के लिए विशेष राज्य की बात भी की जा रही है, ये सारी चीजें आज उस पर बातचीत नहीं किया जाए। आज ओथ होने के बाद उसके बाद। और आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आनंद, कोई और नई जानकारी आप देना चाहेंगे? और सवाल तो देखिए ये भी हो रहा था, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा में ही ये बात उठ रही थी कि अब भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा। जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, शिवराज सिंह चौहान का नाम चल रहा था, लेकिन वो अब मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। जेपी नड्डा भी मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, ऐसी खबरें हैं। तो अगला बीजेपी अध्यक्ष कौन? जी देखिए, अगर संभावना की बात करें तो अभी तक मुझे इसमें भूपेंद्र यादव नजर नहीं आए हैं। इसमें जो टी पार्टी के जो लोग आए थे तो भूपेंद्र यादव नजर नहीं आए, तो क्या पता उनकी भी लॉटरी लग सकती है। नहीं, भूपेंद्र यादव, आनंद प्रकाश पांडे, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसमें हैं, नजर आ रहे हैं भूपेंद्र यादव। अच्छा, तो हो सकता है मेरी गलती हो, लेकिन इतना जरूर है कि अभी एक जानकारी और दे दूं कि अभी अमित शाह जो है अभी प्रधानमंत्री निवास के अंदर ही है और अभी उनकी प्रधानमंत्री के साथ अलग से एक बैठक चल रही है। संभावना है कि हो सकता है कि पोर्टफोलियोज को लेकर भी बैठक हो रही हो, क्योंकि पोर्टफोलियो आज जैसे शपथ लिए जाएंगे, संभावना ज़्यादा इस बात की है कि आज देर रात या फिर कल सुबह तक जो पोर्टफोलियो है जो मंत्रियों को अलॉट किए जाएंगे उसकी जानकारी सामने आ जाए, उसको सार्वजनिक कर दिया जाए। तो इस बात की संभावना है कि अमित शाह और पीएम मोदी की जो बैठक चल रही है उसमें पोर्टफोलियोज को लेकर चर्चा हो रही हो। इसके साथ साथ जैसे ही पोर्टफोलियोज अनाउंस होंगे, ये भी बताया जाए कि संभवतः कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली कैबिनेट की बैठक और पहली मंत्रिपरिषद की बैठक भी हो सकती है। इन तमाम बातों को लेकर हो सकता है, संभावना है कि अंदर चर्चा चल रही है। इंतजार है कि एक बार आधिकारिक तौर पे अभी से तस्वीरें और वीडियो आया, आधिकारिक तौर पे एक सूची भी आने वाली कि कितने लोग अंदर मौजूद थे और कौन कौन मंत्री पद की। जल्दी से देखते हैं मनोहर लाल खट्टर क्या कह रहे हैं। स्वाभाविक है कि इस प्रकार की परंपरा प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के गठन से पहले वो चाय पर बुलाते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं जिनको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इंडक्ट करना होता है। सामान्य सूचनाएं थी, कोई बड़ा विषय नहीं था, चाय पी है और सायकाल समय पर सब लोग पहुंचे। कितनी एक सूचना है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं, वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी की हैं। बाकी की जानकारियाँ उन्होंने ये जरूर कहा कि अभी 24 घंटे इसके बाद भी यहीं रुकना है, ताकि और भी कोई मीटिंग होगी, कुछ होगा तो वो करेंगे। हरियाणा के साथी कौन कौन था आपका सर? हरियाणा में मेरे अलावा राव इंद्रजीत सिंह जी और कृष्णपाल जी दोनों लोग आते हैं। सर, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, 100 दिन का कार्यकाल महत्वपूर्ण देखने को मिलता है, नजर आया। इस तरह की चर्चा भी बैठक में रही है। मैंने बताया वो जो आपको पता वो उतना ही मुझे पता है।